नमस्कार। मैं ऋषभ जैन ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए यह सेशन है। आज हम जो पेपर और यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पेपर का 4th यूनिट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के नृत्यों का अपनों को वर्णन करना है, जैसे कथक, मणिपुरी, ओडिसी इत्यादि। तो नृत्यों के अंतर्गत आज हम कथक नृत्य की बात आपसे करने जा रहे हैं। कथक नृत्य के बारे में आपने सुना भी होगा और इन नृत्यों को दूरदर्शन इत्यादि पे देखा भी होगा। शायद डायरेक्ट परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने देखा हो। तो इसके विषय में आज हम आपको बताएं डिटेल में। कथक का अर्थ है कथा करने वाला। पारिभाषिक शब्दावली में यह एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कथा का समावेश हो। शास्त्रीय का मतलब जो शास्त्रों के अंदर उससे संबंधित नियम इत्यादि लिखे हैं, उनको अपन फॉलो करते हुए उसका उपयोग करते हैं, नृत्य करते हैं या गायन करते हैं या वादन करते हैं। तो यह ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कथा का समावेश है। शास्त्रीय आधार पर इसमें गत, तोड़े, नायक नायिका भेद और तत्कार इत्यादि का लोक रंजन की दृष्टि से एक या अनेक घुंघरुओं की आवाज़, ताल वादक के साथ प्रतिस्पर्धा और ब्रिज रासलीला के कुछ तत्वों का समावेश मिलता है। वैदिक काल से कथक नृत्य की अत्यंत समृद्ध परंपरा चली आ रही है। कथक नृत्य ताल और लय पर आधारित है। हाव भाव और मुद्राएं उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। कथक में मृदंग और बीन प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, जिनकी प्राचीनता से ही कथक की परंपरा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस शास्त्रीय नृत्य में रास का समावेश संभवतः कृष्ण के समय में हो गया था और कालांतर में उन्हीं की कथा इसमें प्रमुख हो गई। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। प्राचीन काल में पाषाण और धातु से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियों की नृत्य मुद्राओं से कथक नृत्य का आभास होता है। प्राचीन युग में मंदिरों में पूजा के बाद भारत के जाने वाले लोग नृत्य के साथ कथा गायन करते थे। भारत में इस्लाम के आगमन से भारतीय धर्म, संस्कृति और कलाओं की बहुत क्षति हुई। विदेशी आक्रमणकारियों के पूर्व कथक की अत्यंत समृद्ध परंपरा थी। कथक पहले विशुद्ध नटवरी नृत्य के रूप में विकसित हुआ, जिसमें राधा और कृष्ण का चरित्र गायन होता था और लास्य उसकी विशेषता थी। भाव प्रदर्शन पर विशेष बल दिया जाता था। मुगल दरबारों में कथक की एकदम काया पलट हो गई। कथकों का सारा ध्यान नाज और नज़ाकत और बादशाहों की वासना तृप्त करने तक सीमित रह गया। वैष्णव पदों का स्थान ठुमरी और गजलों ने ले लिया। जाम, पैमाने और साकिर नृत्य के आवश्यक अंग हो गए। प्रस्तुति को अदा, आगमन को आमद, स्तुति को सलामी का रूप दिया जाने लगा। इस प्रकार मुगल युग में क्रमशः नष्ट होता हुआ कथक वाजिद अली शाह के समय में पुनः जीवन
पा सका। वह स्वभाव से कला प्रेमी थे। उन्होंने कथक की परंपरा को कायम रखने में अपना योगदान दिया। अब कथक नृत्य के विषय में और जाने। कथक नृत्य के साथ दो प्रकार की संगत की जाती है। एक तो केवल हारमोनियम या सारंगी पर धुन, जिसे नगमा कहते हैं, वह बार बार बजाई जाती है और नर्तक कई तरह की लयकारी करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार में गायक या गायिका कोई गीत गाते हैं और नर्तक अनुकूल भाव दर्शाते हैं, गीत के अनुकूल भाव प्रदर्शित करते हैं। नृत्य में हुए अनेक प्रयोगों के परिणाम स्वरूप आज कथक नृत्य भजन, गजल, गीत आदि के साथ भी किया जाने लगा है। 19वीं शताब्दी के नए दशक से पूर्व व्यक्ति विशेष के नाम से कथक घराने कायम किए जाते थे, किंतु अब व्यक्ति विशेष के नाम के बजाय स्थान के आधार पर कथक घराने कायम किए गए। जिस घराने के अस्तित्व को स्वीकार किया गया उसमें लखनऊ, जयपुर व बनारस के घराने प्रसिद्ध हैं। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकारों में दुर्गा प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। जयपुर घराने में हनुमान प्रसाद, जयलाल, सुंदर प्रसाद तथा बनारस घराने में दुर्गा प्रसाद, गोपाल दास, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, कृष्ण कुमार इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। लखनऊ घराने में लास्य की प्रधानता, भाव प्रदर्शन का आधिक्य और नाज नजाकत के साथ खूबसूरती है। जयपुर घराने में तांडव की प्रधानता, लयकारी का आधिक्य और शिव जैसी सात्विकता, विशालता और सरलता है। बनारस घराने में सात्विक अभिनय, अंग संचालन में खूबसूरती पर विशेष बल तथा नृत्य भक्ति भावना से ओतप्रोत होता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे अन्य कलाकारों में प्रेरणा, श्रीमाली, वेरोनिक अजान, नलिनी व कमलिनी, शाश्वती सेन, उर्मिला नागर, दमयंती जोशी, कुमुदिनी लखिया इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। कथक नृत्य की परंपरागत वेशभूषा मुसलमानी है। मुगल काल में नृत्यकारों को विशेष रूप से राजाश्रय मिला और नृत्य में श्रृंगारिक हाव भाव एवं मुद्राओं की बहुतायत हो गई। वेशभूषा धीरे धीरे मुसलमानी हो गई, जो अब तक चली आ रही है। इस वेशभूषा में चूड़ीदार पैजामा या पायजामी और घेरदार बाबा बंदी या कुर्ता पहनते हैं। ऊपर से शेरवानी पहन लेते हैं। सिर में कामदार जरी या साटन की दुपलिया या चुन्नटदार टोपी पहनते हैं। कभी कभी एक और कंधे से लेकर कमर तक तिरछा दुपट्टा बांध लिया जाता है। कथक की दूसरी पोशाक में कामदार या सादी धोती पहनते हैं। कमर के ऊपर का भाग खुला रहता है और दोनों पैरों के बीच एक दुपट्टा रहता है। यह वेशभूषा मुगलों के पहले की मालूम पड़ती है और कृष्ण की वेशभूषा के समीप है। कृष्ण की भूमिका में इसी वेशभूषा को पहना जाता है और सिर पर मुकुट लगा लिया जाता है। तो इस प्रकार की इसकी यूनिफॉर्म थी, इस प्रकार की वेशभूषा थी और है।
जो कि कथक नृत्य को हम प्रदर्शित करते हैं तो उस समय इसका धारण किया जाता है। कथक नृत्य के लिए स्त्रियों की पहली वेशभूषा साड़ी ब्लाउज है। साड़ी उल्टे पल्ले की होती है। यह उत्तर प्रदेश और बंगाल की स्त्रियों के पहनावे के समान है। नीचे वे चूड़ीदार पैजामा पहनती हैं क्योंकि चक्कर लगाने के लिए धोती बहुत उचित वस्त्र नहीं है। स्त्रियों की दूसरी पोशाक चूड़ीदार पैजामा और घेरदार कुर्ता है। स्त्रियों का कुर्ता पुरुषों की तुलना में अधिक नीचा होता है। कुर्ते के ऊपर दुपट्टा होता है जिससे वक्ष को ढक लेते हैं। स्त्रियों की तीसरी पोशाक लहंगा, अंगिया और चुनरी होती है। लहंगे के नीचे चूड़ीदार पैजामा पहनती हैं। इस प्रकार कथक नृत्य की ये वेशभूषाएं हैं जो कि स्त्रियों के लिए बनाई गई हैं। अभी आप कहीं कथक नृत्य का परफॉर्मेंस देखें या उसका कहीं पिक्चर देखें तो आपको इन सब चीज़ों का आभास हो जाएगा जो हमने आज थ्योरी में पढ़ा कि उनकी किस प्रकार की वेशभूषा होती है, किस प्रकार का वो नृत्य होता है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और घरानेदार जो इसमें कलाकार हैं उनके मैंने आपको नाम बताए। लखनऊ, जयपुर, बनारस इत्यादि घराने में कौन कौन से कलाकारों के नाम प्रसिद्ध हैं। और कथक शब्द का अर्थ क्या है, यह कहाँ से शुरू हुआ, इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, पढ़नी है। आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें, अच्छे से इसका अध्ययन करें। नेक्स्ट सेशन में इसका एक और पार्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक आप इसका अध्ययन करें। थैंक यू।